नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, तो उसका नाम है ईज़ी प्लानर। देखिए ईज़ी प्लानर जिसको हम लोग ईज़ी माई ट्रिप भी बोल सकते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन भी है कि सर कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत शानदार तरीके से देखने को मिला, तो फिर भी शेयर कंटिन्यूअसली गिर क्यों रहा है? उसके पीछे रीज़न मैं पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। आज मैं शेयर करूँगा इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट के बारे में। तो वो अपडेट के बारे में सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि ईज़ीटी प्लानर का जो बिज़नेस है, वो किसके बेसिस में है? ऑनलाइन टिकट बेचने के ऊपर, साथ ही साथ होटल्स के ऊपर, रिज़र्वेशन के ऊपर, साथ ही साथ कंपनी अलग-अलग प्रोडक्ट के ऊपर भी काम करना स्टार्ट किया है। और देखिए एक स्टार्टअप स्टार्टअप था और इस स्टार्टअप से बिज़नेस आज कंपनी बने और इस कंपनी के ऊपर एक ख़ासियत पॉइंट यही है कि इंडिया में 2 ही कंपनी ऑनलाइन टिकट बेचने वाला 2 ही कंपनी देखा जाए तो प्रॉफ़िटेबल टेड बिज़नेस में है। एक है आईआरसीटीसी जो एक गवर्नमेंट कंपनी है, एक पीएसयू कंपनी है और दूसरा है ईज़ीटी प्लानर। तो ये दोनों ही कंपनी आज प्रॉफ़िटेबल में है, बाकी सारे कंपनीज़ आज लॉसेस में है। मतलब बाकी सारे स्टार्टअप आज लॉसेस में है। तो ईज़ीटी प्लानर के बारे में एक ही बात कहूँगा कि ईज़ी माई ट्रिप यहाँ पे जो कंपनी है, वो यहाँ पे बता रहा है कि हॉस्पिटैलिटी स्पेस विथ 13% स्टेक एक्वायर इन द इको हो होटल्स एंड रिसोर्ट। तो कंपनी बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए बड़े से बड़े कंपनीज़ को वो एक्वायर केयर करते जा रहे हैं। उनमें से एक कंपनी का नाम है इकोस होटल्स एंड रिसोर्ट। तो इको होटल्स एंड रिसोर्ट मतलब कंपनी के ऊपर एक्विजिशन कितना किया 13% स्टेक। ठीक अच्छा खासा स्टेक यहाँ पे कंपनी के माध्यम से स्टेक को एक्वायर किया गया। तो ये कंपनी के लिए खासियत बनेगा, कंपनी के लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट बनेगा। तो शायद क्या इस न्यूज़ के कारण शेयर में एक मैसिव जंप देखने को मिला? बिल्कुल नहीं, कंपनी के ऊपर उतना ज़्यादा खास ग्रोथ नहीं है। फिर भी इस कंपनी के ऊपर मैं ज़रूर कहूँगा, आज कंपनी अच्छा परफ़ॉर्मेंस करने के बाद भी शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिला है। लोगों के मन में यही मतलब सोचने को यही मिला है कि कंपनी बेकार है। क्योंकि कंपनी अच्छा होने के बाद भी कंपनी के ऊपर शेयर में गिरावट हो रहा है तो कंपनी बेकार है। ऐसे बिल्कुल नहीं, कभी-कभी सिचुएशन इस तरीके से देखने को मिल जाता है कि कंपनी का परफ़ॉर्मेंस अच्छा है जैसे डेप्थ ज़ीरो है और वैल्यूएशन भी सेम टू सेम है। मतलब आरओसी, आरओई बेस्ड है, इनकम भी अच्छा खासा है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छे खासे हैं। सबसे मुझे 2 पॉइंट्स बेस्ट लगा, 2 नहीं सारे पॉइंट्स बेस्ट लगा। जो आप देखेंगे तो इंटरेस्ट कवरेज जो 15% के ऊपर होना चाहिए तो वो 55% के ऊपर है। रिटर्न ऑफ एसेट जो 25% के ऊपर है, यहाँ पे भी 15% के ऊपर होना चाहिए। आरओसी आरओसी दोनों ही मतलब आरओई एंड आरओसी दोनों ही आपको 50 टू 60% के ऊपर दिखेगा। इबिट्टा मार्जिन भी बेस्ट है। क्विक रेशियो भी 2% के ऊपर होना चाहिए, वो भी 2.38% के ऊपर है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू 11 टाइम्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब हर दिशा में जैसे पैग रेशियो जो 1% के नीचे होना चाहिए, वो 1% के नीचे ही है। तो इतने सारे पॉइंट्स अगर पॉजिटिव है, तो क्या कंपनी में कुछ खासियत नहीं है? बिल्कुल है। तो जो जब कंपनी भागना स्टार्ट करेंगे, तो आप सोचेंगे, काश उस टाइम सर ने कहा था कि उस टाइम अगर इस कंपनी को वो स्टडी करता, तो कुछ अच्छा कुछ देखने को मिल जाते। कोई बात नहीं, मार्केट है, यहाँ पे अनसर्टेनिटी सब कुछ देखने को मिल ही जाते हैं। सेल्स में कुछ भी कमियाँ देखने को नहीं मिला। इस बार हाईएस्ट सेल्स देखने को मिले और एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हैं कि कंपनी 56% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को लेके गए। लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स में देखेंगे तो 37%, 44%, 42, 33 इस तरीके से कुछ सिचुएशन था, उस सिचुएशन को ब्रेकआउट किया और कंपनी अलग लेवल का यहाँ पे क्या किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्रॉफिट मार्जिन को ग्रोथ किया। और इसीलिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार-लगातार इंक्रीज़ होता गया। तो एज़ अ इन्वेस्टर इसीलिए इस कंपनी के ऊपर देखिए एफएस ने क्या किया, खुद का होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है और डीएस ने भी होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। ऐसे नहीं कि दोनों व्यक्ति माल बेचकर भाग गया। कुछ छोटे-मोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि सर आप बोल रहे हैं कि कंपनी अच्छा है, तो इंस्टीट्यूशन बाय क्यों नहीं कर रहा है? देखिए कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 7,000 करोड़ भी नहीं, 6,500 करोड़। एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो स्मॉल कैप के ऊपर इंस्टीट्यूशन ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। तो इस कंपनी के ऊपर जो परफॉर्मेंस है, वो आपको मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से बात करूँ उससे पहले लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा दिखा दूँ, तो फ्यू मंथ्स मतलब जून से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये सारे मंथ का जो डेटा है, उस डेटा में आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर एक बिग सेल ऑफ पोजीशन देखने को मिला। अभी ईज़ीटी प्लानर के बारे में एक ही बात कहूँगा कि इस कंपनी का जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है,
वो कुछ इस तरीके से देखने को मिले हैं। कुछ इस तरीके से मतलब क्या है कि कंपनीज़ के ऊपर जो मतलब यहाँ पे सिचुएशन देखने को मिला कि कंटिन्यूअसली देखिए एक सेल ऑफ मूवमेंट है और यहाँ पे लगातार-लगातार लोअर साइड में एक्टिव होते जा रहे थे और मैंने आपको एक इस रेंज को मार्किंग करके दिया। इस रेंज के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करें, तो एक फॉल दिखेगा और मेरे हिसाब से ₹32 तक आने का चांसेस है। अभी ₹32 क्यों आएगा? क्योंकि यही कंपनी के लिए प्रीवियस एक स्ट्रांगली क्या था? सपोर्ट था। तो इस स्ट्रांगली सपोर्ट तक कंपनी ज़रूर आएगा। तो उसके बाद कुछ कंपनी के ऊपर डिसीज़न बन सकता है। तो फिलहाल के लिए मैं इसके ऊपर शांति से बैठा हुआ हूँ। जब कोई मौका मिले तो उस मौके को मैं ज़रूर कोई भी ट्रेड लेकर इनिशिएट करूँगा। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड। देखिए बर्जर पेंट इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है और इस कंपनी के बारे में मैं एक ही बात कहूँगा कि कंपनी से सेकंड लार्जेस्ट कंपनी नहीं है। आप देख सकते हैं बर्जर पेंट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट पेंट कंपनी इन इंडिया एंड द फोर्थ लार्जेस्ट पेंट कंपनी इन एशिया एंड देख सकते हैं सेवेंथ लार्जेस्ट डेकोरेटिव जो पेंट्स है आप देखेंगे तो सेवेंथ लार्जेस्ट डेकोरेटिव पेंट्स है ऑल ओवर वर्ल्ड में। मतलब रैंकिंग वाइज देखा है तो कंपनी का रैंक जो है वो ग्लोबली मार्केट में बहुत शानदार तरीके से देखने को मिला। तो कंपनी बर्जर जो मतलब जो पेंट्स है वो 80 टू 85 मतलब पेंट्स जो डेकोरेटिव पेंट्स है उसी के ऊपर कंपनी आगे बढ़ रहा है और सबसे बड़ी बात यही है कि कंपनी ने ऑल ओवर ग्लोबली मार्केट में 50,000 से भी ज़्यादा डीलर्स और रिटेल कस्टमर फैला के रखे हैं। तो अलग-अलग जगह पे कंपनी का बिज़नेस चल रहा है और कंपनी इन नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल में भी कंपनी काम करते हैं। अलग-अलग कंट्रीज़ में कंपनी काम करती है, जैसे रसिया हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, साथ ही साथ और भी कुछ यूरोप कंट्रीज़ हो गया और इस तरीके से कंट्रीज़ के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनीज़ का जो ग्रोथ है, वो अलग लेवल का ग्रोथ देखने को मिलेगा। टोटल 24 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जो इंडिया में भी है, साथ ही साथ 2 अलग कंट्रीज़ में है, जैसे नेपाल में है और उसके साथ-साथ पोलैंड एंड रसिया में भी है। तो कुछ इस तरीके से जगह पे कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी के ऊपर जो मतलब डेटा है, वो डेटा बहुत बेस्ट तरीके से आपको देखने को मिलेगा। हाँ, बहुत सारे लोग मुझे ये भी कमेंट्स किया कि सर इसका पी रेशियो क्या बता रहा है? देखिए पी रेशियो देखा है तो कंपनी की एक टाइम पी रेशियो 150 था और कोविड के टाइम में इसका पी रेशियो था करीबन 75 के आसपास। तो 75 के आसपास इसका सॉरी 66 के आसपास इसका पी रेशियो था कोविड के टाइम में और अभी जो सिचुएशन और जो लेवल बना है, वो ही लेवल तक कंपनी आ चुकी है। मतलब जो कोविड के लेवल में जो पी रेशियो था 60 टू 65 के आसपास, वही लेवल में कंपनी ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी सही और सस्ते में देखने को मिला है। जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी का पी रेशियो अभी 60 के अबव है, तो मैं बता दूँ कंपनी का एवरेज पी रेशियो मीडियम पी रेशियो 75 के आसपास है। इसका मतलब हाई पी रेशियो कंपनी में नहीं है, कंपनी अंडर वैल्यूड परफॉर्मेंस के ऊपर है। तो कंपनीज़ के ऊपर जो क्वार्टरली रिज़ल्ट है, वो आप देखेंगे तो कंपनी में एक अलग लेवल का सेल्स का मार्जिन देखने को मिलेगा और एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे और कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार एक रेंज के हिसाब से बढ़ता हुआ देखने को मिले। जब कंपनी का कुछ इस तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिले और उसके साथ-साथ कंपनी के ऊपर जो कर्ज़ा है, अगर कंपनी का बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी लगातार कर्ज़ा लेते गए, उस बेसिस में कर्ज़ा रीपेमेंट भी किया। ऐसे नहीं कि कर्ज़ा रीपेमेंट नहीं किया। देखिए 8,400 करोड़ का कर्ज़ा लिया, 8,300 करोड़ के आसपास कर्ज़े को रीपेमेंट भी किया। तो कुछ इस तरीके से रीपेमेंट कंपनी कर चुके हैं, जिस बेसिस में देखा है तो कंपनी में आगे बढ़ने का हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला। अभी एज़ अ इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर एफएसडीएस पब्लिक हर कोई व्यक्ति निवेश करना चाहेंगे। क्यों ना करे? कंपनी के ऊपर इतना शानदार जो रिटर्न कंपनी दिया 10 साल में देखेंगे तो 24% के आसपास रिटर्न मिला, 5 साल में 16% के आसपास रिटर्न मिला और 1 साल में 20% के आसपास रिटर्न मिला। तो अलग लेवल का एक रिटर्न ग्रोथ कंपनी के ऊपर देखने को मिले हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आप फ़ोकस रखिए, इस कंपनी के ऊपर कुछ अलग लेवल का ज़रूर नोटिस करके रखिए। तो कंपनीज़ के ऊपर जो लास्ट फ्यू मंथ्स का डेटा दिखा दूँ, तो कंटिन्यूअसली सेल ऑफ देखने को मिला है म्यूचुअल फंड के माध्यम से। तो अक्टूबर मंथ में बाय हुआ था और नवंबर में फिर से सेल ऑफ हुआ। तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बता रहा है कि एक शानदार तरीके से कप बना था, उसके बाद हैंडल बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ। देखिए ऊपर गए उसके बाद पीक क्रैश हो गया। देखिए यही चीज़ मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, जो लोग सोचते हैं कि इतना शानदार तरीके से ऊपर जा रहा है इसका मतलब ईज़िली वो टारगेट को अचीव करेगा, ऐसे हमेशा होगा नहीं। कभी-कभी कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट, कुछ नेगेटिव न्यूज़ आने के कारण शेयर में एक बिग करेक्शन देखने को मिलता है। हाँ, एक बात का पॉसिबिलिटी है
मैं ज़रूर कहूँगा जिस तरीके से वो 200 इस ईएमओ को सपोर्ट के हिसाब से देखा और जिस तरीके से सपोर्ट फेस करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, मुझे लगता है इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो वो नेक्स्ट लेवल 680 तक आएगा और उसको अगर ब्रेकआउट करे तो टारगेट तक जाने का चांसेस है। अभी कब टारगेट होगा मतलब टारगेट होगा कि नहीं होगा, उसका कोई गारंटी मैं कभी भी नहीं लेता। क्योंकि मैं जब भी मैं कोई ट्रेड लेता हूँ, मेरे इन्वेस्टमेंट में टोटल 5% का इन्वेस्टमेंट होता है। टोटल कैपेसिटी का टोटल टोटल जो मेरा फंडिंग है, उसका 5% मैं ट्रेड लेता हूँ और 5% ट्रेड लेने में अगर इस यहाँ पे करेक्शन भी हुआ, लॉसेस भी हुआ, तो मुझे कुछ चिंता करने का ज़रूरत नहीं पड़ते हैं क्योंकि सिर्फ 5% का इन्वेस्टमेंट किसी भी कंपनीज़ के ऊपर मैं हमेशा एलोकेट करके रखता हूँ। तो आप भी उसी तरीके से एलोकेशन करके रखिए, ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा पैसा डाल दीजिए, ऐसे मत करिए। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। इस कंपनी के ऊपर मैं डायरेक्टली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर बातचीत करूंगा। आप ध्यान दीजिएगा कंपनी के ऊपर क्या बना, कब बना, उसके बाद 2 बार हैंडल किया हुआ, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्मेशन हो गया। और मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी कोई ब्रेकआउट कंफर्मेशन हायर लेवल में हो, तो कभी न कभी वो एंटी लेवल को रिटेस्ट करेगा। तो फाइनली एंटी लेवल को रिटेस्ट किया और मुझे लगता है कि धीरे-धीरे करके वो कंपनी आगे बढ़कर यहाँ तक टारगेट अचीव कर सकते हैं। यहाँ तक का मतलब कितना है? 3280 के आसपास 3280 के आसपास इसका टारगेट बनने का चांसेस है। मैं इस टारगेट को फॉलो करके चल रहा हूँ। तो देखिए मैं कोई आपको ट्रेड नहीं दे रहा हूँ कि कल जाकर आप भी ट्रेड करिए। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको मेरे खुद का ट्रेड के बारे में चर्चा कर रहा हूँ और जिस तरीके से पैटर्न्स क्रिएट हुआ और जिस तरी कभी भी आपको इस तरीके से कोई पैटर्न्स दिखे, कभी भी इस तरीके से कोई पैटर्न्स दिखे, तो उस पैटर्न्स को आप बैक टेस्टिंग मतलब उस पैटर्न्स को आप फॉलो अप करिए, बैक टेस्टिंग करिए। उसके बाद अगर आपको कन्विक्शन आए कि हाँ, चलो इस तरीके से पैटर्न्स में टारगेट अचीव होने का चांसेस है, तो ज़रूर आपके रिस्क के हिसाब से ट्रेड करिए, जितना आप रिस्क ले सकते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर ट्रेड मैंने किस बेसिस में लिया, उसके पीछे रीज़न भी आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले रीज़न है कंपनी का क्वार्टरली रिज़ल्ट, जो हर साल में कंपनी कंटिन्यूअसली सेल्स को ग्रोथ करते चले गए। सिर्फ साल भर में नहीं, कंपनी क्वार्टर को भी बीट किया। इसका मतलब एस्टीमेट के हिसाब से क्वार्टर ऑफ क्वार्टर को कंपनी बीट किए, ईयर ऑफ ईयर को भी कंपनी बीट किया। तो क्वार्टर ऑफ क्वार्टर एंड ईयर ऑफ ईयर बेसिस दोनों को कंपनी क्या किया बीट करके आगे बढ़ रहा है और कंपनी हाईएस्ट जो प्रॉफिट है इस बार करके दिखाया। लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स में उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। तो एक मतलब पॉजिटिव मूवमेंट था, उसके चलते हुए मेरा ट्रेड बना और उसके साथ-साथ जो डेज़ पेएबल है सॉरी जो डेटर्स डे है, वो भी एकदम कम दिनों में देखने को मिला। जितना डेज़ पेएबल कम होगा, उतना ही कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस दिखेगा। तो इसीलिए शायद इन्वेस्टर भी कंपनी इसके ऊपर कंटिन्यू कर रहा है और सबसे मज़ेदार बात यही है कि जब भी प्रोमोटर ने माल बेचा, उस माल को सबसे ज़्यादा एफआईएस ने खरीदारी की है। क्यों खरीदारी की है? क्योंकि कैम्स के बारे में आप सभी जानते हैं। कैम्स एक मोनोपोली जैसा बिज़नेस करने वाला कंपनी है और इस कंपनी का जो मेन काम है, म्यूचुअल फंड का ट्रांसफ़र करना मतलब एक म्यूचुअल फंड ट्रांसफ़र एजेंसी है। जब भी कोई व्यक्ति म्यूचुअल फंड खरीदारी करते हैं, तो उसको बाय करने के बाद कभी न कभी सेल करना पड़ेगा। तो ये जो बाय सेल का जो ट्रांज़ैक्शन है, इस ट्रांज़ैक्शन को कंप्लीट कौन कराता है? कैम्स कराते हैं। तो उससे कंपनी को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से कमीशन चार्जेस मिल जाते हैं। तो कंपनी का एक मोनोपोली बिज़नेस है, उस बिज़नेस में कंपनी आगे बढ़ने की कोशिश करेगा और फाइनली इस कंपनी के ऊपर देखिए, म्यूचुअल फंड ने तो माल बेच रहा है, तो मगर उसका उल्टा एफआईएस माल कंटिन्यूअसली खरीदते जा रहे हैं। तो जब बड़े इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर निवेश करते जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ धमाका ज़रूर दिखेगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एक्सिटा कॉटन्स लिमिटेड। तो एक्सिटा कॉटन्स लिमिटेड के बारे में चर्चा करें तो इस कंपनी के ऊपर एक हाई सिचुएशन के हिसाब से एक अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ होने के बाद एक अच्छा खासा प्रॉफिट होने के बाद कंपनी के बोर्ड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया, वो है बोनस का। तो कंपनी का जो बोनस है, वो कंपनी आपको 22 तारीख को बोनस दे चुके हैं। हर 3 के बदले 1 शेयर आपको कंपनी बोनस दिया है। तो कितने सारे लोगों को बोनस मिला ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना और इस वीडियो में आपको क्या सीखने को मिले वो भी मुझे कमेंट्स करके बताना। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। तो प्लीज़ अगर आपको काम करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से ज़रूर करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।